हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार 2025 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से इंडिया जीके अपने देख रहे थे। आज इस वीडियो के अंदर से अपन चर्चा करेंगे इंडिया जीके के अंदर भारत का भूगोल अपन देखने वाले हैं। साथियों, इस क्लास के अंदर से मेन जो चीज़ें हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। एक क्लास आपका पूरा का पूरा भारत का भूगोल रिविज़न करवा देगी। साथियों, इस क्लास के अंदर से सारी चीज़ों को रखा गया है। जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं, उन सारी टेस्ट सीरीज़ों को जो भी इतने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा जो कंटेंट है साथियों, अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल के बारे में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले बात करें तो विश्व के अंदर से स्थिति किस प्रकार की है भारत की, तो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है। कुल जो स्थल है तो वो कितना जाता है साथियों, 2.4% भारत का आपके पास में देखने को मिल जाता है। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो दूसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुल जनसंख्या का साथियों 17.5% भाग है वो अपने भारत के अंदर से निवास करता है। ये तो थी साथियों भारत की स्थिति विश्व के अंदर। अब बात करते हैं, देखो आगे जो भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं, जैसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना, भारत के जो दूरस्थ बिंदुओं में से सबसे पहले बात करें तो जो उत्तर दिशा में आता है, जो उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कोल है साथियों। इसकी जो स्थिति है वो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण की तरफ आप चलोगे तो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगी, जिसकी स्थिति आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में देखने को मिल जाती है। पूर्व की तरफ अगर बात करें तो किबिथु आ जाती है साथियों, इसकी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम की तरफ पर जाओगे तो आपको पास में देखने को कौन सा मिलेगा, गौर माता देखने को मिलेगा, जिसकी स्थिति गुजरात के अंदर से देखने को मिलेगी। ये छोटे मोटे चीज़ें हैं, ये आपको थोड़े बहुत याद रखनी है। अब बात करते हैं साथियों भारत की स्थिति किस प्रकार से है, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में। तो ग्लोब में भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों कैसे आ जाती है, अवस्थित आ जाती है एशिया महाद्वीप में आ जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें, अक्षांशों के आधार पर अगर बात करें तो देखो कौन से पाएगी, ये उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। अगर देशांतरों के आधार पर बात करें तो भारत की जो स्थिति आएगी आपको पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिल जाती है। आकृति के बारे में बात करें तो साथियों भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति आपको देखने को मिल जाती है। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ी बहुत याद रखना। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं के बारे में। तो भारत के साथ में दो प्रकार की सीमा लगती है साथियों, एक तो स्थलीय सीमा लगती है और दूसरी लगती है समुद्री तटीय रेखा। ठीक है, स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो साथियों 15,200 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। वहीं समुद्री तट की रेखा के बारे में बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर की सीमा है, वो समुद्री तट की सीमा लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें ये रहा आपके पास में मैप। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों अपन भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है साथियों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर साथियों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिल जाता है, जैसा आपको मैप में दिखाया गया है। उसी प्रकार से बात करें साथियों भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है साथियों, और कहाँ तक जाता है ये भी याद रखना, ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये जाता है। दूसरा बात करें साथियों तो भारत के अंदर से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम आ जाता है कर्क रेखा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि कैंसर लाइन है बोल सकते हो। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो 23 डिग्री 30 मिनट है, ये भी याद रखना। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है साथियों, लगभग ये भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों के अंदर से गुजरती है। 8 राज्यों में बात करें तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में साथियों अपने राजस्थान से अंदर से गुजरती है, जिसमें से माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी उल्टे यू आकार का निर्माण करती है, जैसे आपने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा जाता है साथियों मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के बाद में बात करें तो साथियों कहाँ पर जाता है ये, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर से ये गुजरती है, ये याद रखना है। आपको मेन रूप से बात करें तो आपको पूछ सकता है कि कितने राज्यों के अंदर से गुजरती है, तो याद रखना है कि ये 8 राज्यों के अंदर से गुजरती है। इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। 2-3 नाम दे देगा आपको, एक नाम दे देगा अलग और 3 नाम ये दे देगा, तो ये याद रखना है। इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। अब बात कर लेते हैं लगे हाथों किसके बारे में साथियों, जीएमटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
या फिर बोल सकते हो कि भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी स्थिति है साथियों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी याद रखना। जो ये जीएमटी रेखा है साथियों, ये है ग्रीनविच मीन टाइम है, ये देखो किस प्रकार से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है लाला, दूसरा बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ओडिशा हो गया, और ओडिशा के बाद में साथियों आंध्र प्रदेश हो गया। इन राज्यों से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। और बात करें साथियों तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो याद रखना 3214 किलोमीटर है, वो भी याद रखना। दूसरा बात करें पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है साथियों, तो 2933 किलोमीटर का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ये जो मेन चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी हैं, देखो यहाँ पर से सारी की सारी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीएमटी है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे आपको देखने को मिलेगी, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय से अंतर लगभग 2 घंटे का आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो रेखा है कौन सी साथियों, ये जो रेखा कौन सी ओनली भारत की जो मानक समय रेखा है, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है साथियों चीन का। चीन के साथ में कितनी सीमा बनाता है भारत, तो याद रखना 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जिसके साथ में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं भारत के, तो सबसे पहले लद्दाख आता है। लद्दाख के बाद में साथियों हिमाचल प्रदेश आ जाता है, फिर उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम समझ लेना इसको, उत्तराखंड है, ठीक है। बाद में सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश आता है। ये राज्य हैं साथियों जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। बात करते हैं अपन पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है साथियों वो कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके अंदर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं, ये सीमा बनाते हैं। बात करें बांग्लादेश के बारे में तो सर्वाधिक सीमा लगती है, याद रखना कितनी लगती है, 4096.07 किलोमीटर की सीमा लगती है। जिसके साथ में कौन कौन से राज्य हैं, देखो पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल के बाद में साथियों कौन सा, मेघालय, मेघालय के बाद में साथियों कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आ जाता है, ठीक है। एक असम आ जाता है। ये सारे के सारे जो हैं ये बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, थोड़ी सी याद रखना, सर्वाधिक सीमा इसी की लगती है। आगे बात करते हैं पर नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके अंदर से उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ये सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ में। बात करें अपन म्यांमार के बारे में तो म्यांमार के साथ में कितनी सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें से कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं। नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर और मिजोरम आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। भूटान की कितनी लगती है साथियों, 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके साथ में सिक्किम, सिक्किम के साथ में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद साथ में कौन सा था साथियों, यह जाता है असम आ गया, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ये सीमा इसके साथ में बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अफगानिस्तान की सीमा है, वो सबसे कम लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ओनली लद्दाख वो सीमा इसके साथ में बनाता है। तो ये कम वाली और ज़्यादा वाली दोनों की चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कौन कौन सी रेखा को किस प्रकार से क्या क्या नाम से जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना साथियों, कभी कभार पूछ लेता है। देखो भारत और पाकिस्तान के साथ में जो अलग करने वाली रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अपन ने पढ़ा था राजस्थान की ज्योग्राफी में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, भारत और जो चीन की जो सीमा है उसको मेकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डुरंड रेखा कहा जाता है, और भारत और जो श्रीलंका की सीमा रेखा साथियों उसको पाक जल संधि कहा जाता है। 3-4 इंपॉर्टेंट है, पहले ही लगा रखा है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो साथियों अपन ने किसके बारे में देखा, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपन भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत का जो भौतिक स्वरूप है साथियों इसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों, 6 भागों में बांटा गया है। इसको देखो किस प्रकार से आता है। सबसे पहला जो आता है उसको कहा जाता है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा उत्तरी पर्वतीय मैदान आता है साथियों, या फिर उत्तरी मैदान बोल सकते हो। तीसरा बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। चौथा जो बात करते हो भारतीय मरुस्थल आ जाता है, तटीय मैदान आ जाता है, और द्वीप समूह हो जाता है। इस प्रकार से 6 भाग आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। ये रहा भाई हिमालय पर्वत श्रेणी। आज मैं मानता हूँ कि आपको विजिबिलिटी बढ़िया तरीके से दिख रही होगी। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले क्या जाता है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित आपको देखने को मिल जाती है।
जो हिमालय पर्वत श्रेणी है साथियों, ये नवीन वलित पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से क्या देखो, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव आपको देखने को मिल जाता है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी इसको कह सकते हो। ठीक है। दूसरा बात करें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी जाती है, 2400 किलोमीटर मानी जाती है लंबाई। चौड़ाई और इसके बारे में बात करें तो जो देखो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर आपको 150 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, देखो हिमालय का जो उत्तर दक्षिण का जो विभाजन है उसके बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले बात करें तो ट्रांस हिमालय आ गया, फिर महान हिमालय, निम्न हिमालय और भाई या फिर शिवालिक हिमालय इसको कहा जा सकता है। अब इनको अपन अलग अलग डिवाइड कर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ट्रांस हिमालय के बारे में। देखो ये रहा भाई ट्रांस हिमालय, या फिर इसको बोल सकते हो कि तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन जिक्र करें कि ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काराकोरम आ गई, लद्दाख आ गई और जास्कर आ गई। आपसे सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ नहीं है, ये 3 नाम तो ये दे देगा और चौथा अलग देकर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब बात करें तो देखो साथियों ये क्या है कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी के अंदर से शामिल होती है। कौन सी? ट्रांस हिमालय है, वो याद रखना है। विस्तार के बारे में बात करें साथियों तो पश्चिम से पूर्व तक है, ये लगभग 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और चौड़ाई के बारे में बात करें तो साथियों कितनी आ जाती है, 40 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और बात करें साथियों जो ट्रांस हिमालय फिर जो तिब्बत हिमालय है, ये सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से भी होता है, ये भी यहाँ पर से लिखा गया है। आगे बात करें तो साथियों इसमें विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो कि K2, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, ये 8611 मीटर आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा भाई, इसके अंदर से क्या साथियों, सबसे पहले बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक जो संपीड़न और परिवर्तनशील सेलों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है। लघु इसके अंदर से बात करें, देखो क्या होता है इसमें, पहले इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कौन से हिमालय की है। प्रमुख चोटियों में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई बतानी है साथियों 8848.86 मीटर बतानी है, जिसकी स्थिति आपको देखने को कहाँ पर मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, याद रखना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो दूसरी जो चोटी है उसका नाम आता है साथियों कंचनजंगा आता है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और साथियों जो महान हिमालय है फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री है, ये किससे निर्मित है साथियों, क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है साथियों कितनी मानी जाती है, 6000 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, विस्तार के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई बात करें तो 25 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नाम आता है लघु हिमालय, मध्य हिमालय फिर हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जा सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय है, इसका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक संपीड़ित और पर्वतीय शैलों से होता है। इसकी प्रमुख घाटियों के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी की जो स्थिति है साथियों हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा घाटी की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। दोनों चीज़ें मैंने अलग से लिख रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर से बात करें तो साथियों पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद रखना। दोनों तीनों हैं। पीर पंजाल अब जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। दूसरा बात करें धौलाधर, और तीसरी बात करें तो महाभारत। आपसे सवाल किस प्रकार से पूछेगा, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाएँ किसकी हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, और एक दूसरी और नाम दे देगा तो याद रखना। जैसे आपसे ऑप्शन दे देगा ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, तो आपको ऑप्शन कौन सा करके आना है, लघु हिमालय फिर मध्य हिमालय आपको कर आना है। ठीक है, और बात करें साथियों तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय फिर हिमाचल हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। 3700 से लेकर 4500 मीटर आपको देखने को मिलेगी ये ऊंचाई है, और औसत चौड़ाई बात करें तो 50 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। अब एक और बच जाता है साथियों भाई या फिर शिवालिक हिमालय, जिसको कहा जा सकता है। इसका जो निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है, याद रखना है।
दूसरा बात करें इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक मानी जाती है। चौड़ाई बात करें तो साथियों 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। दूसरा बात करें तो हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला मानी जाती है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय कहा जा सकता है। इसके लिए ये प्रसिद्ध दून के लिए फेमस मानी जाती है। इसके बहुत सारे आपको दून देखने को मिलेंगे, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून हैं, ये सारे के सारे दून हैं वो आपको थोड़े से फेमस माने जाते हैं। किसके भाग हैं साथियों? ये शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के पार्ट माने जाते हैं। और बात करें साथियों तो लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच स्थित एक लंबवत घाटी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसके बारे में? हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो पश्चिम से पूर्व तक आ जाता है। सबसे पहले बात करें लाडले पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है साथियों, यह सिंधु से लेकर सतलज नदी के मध्य आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है साथियों, सतलज और काली नदी तक आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय के बारे में बात करें तो साथियों ये काली और तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, जिसका लंबाई है 800 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है साथियों, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनके बारे में। इससे सवाल 100% बनता है, याद रखना साथियों। सबसे पहले बात करें तो लद्दाख के अंदर से दो प्रकार की घाटियाँ फिर दो घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक का नाम आ जाता है नुब्रा और दूसरे का नाम आ जाता है साथियों मरखा आ जाता है। दोनों के दोनों नाम याद रखना है। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? कुल्लू आ गया, कांगड़ा हो गया, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति आ गया, पिन वैली आ गया। ये सारे के सारे नाम हैं, ये याद रखना है साथियों, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है। दूसरा बात करें नेलांग हिमालय के बाद में फूलों की घाटी, याद रखना इसकी स्थिति कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और इम्पोर्टेंट है, पहले इसको हाईलाइट कर दिया गया है आपको, ठीक है। आपके टेस्ट में सवाल पूछा गया होगा तो इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा जाता है युथांग, जिसकी स्थिति आपको कहाँ पर मिलेगी? सिक्किम में देखने को मिल जाती है। एक पश्चिम बंगाल या फिर दार्जिलिंग में बोल सकते हो, जिसका नाम बात करें तो नेवरा आ जाता है, ठीक है। ये हमारा लिखा गया है ना यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करें साथियों अपन किसके बारे में? शांत घाटी के बारे में। तो शांत घाटी की स्थिति कहाँ पर है? केरल में है साथियों। जुकू के बारे में बात करें तो नागालैंड में देखने को मिल जाती है। चुम्बी के बारे में बात करें तो साथियों आपको सिक्किम में देखने को मिल जाती है। ये चुम्बी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चुम्बी इंपॉर्टेंट है क्यों? उसके बारे में बात करें तो साथियों ये है भारत, भूटान और चीन के मध्य बिंदु है, इसलिए इसको मिलाने वाले बिंदु की स्थिति पर आ जाती है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें बराक घाटी है, ये असम में है, ये भी याद रखना। और एक अराकू आ जाता है, जिसकी स्थिति आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़े बहुत याद रखना साथियों, जो प्रमुख घाटियाँ हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में? भारत के जो प्रमुख हिमनद हैं उनके बारे में। ये लो भाई भारत के प्रमुख हिमनद। मज़ा आ रहा ना साथियों? रिविज़न करके मेरे को आप कमेंट करके बता दिया करो, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं जितनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, कम से कम मेरे को उसका थोड़ा बहुत तो आउटपुट मिलना चाहिए ना। अगर आपका रिवीजन ही नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा? मेन चीज़ तो आपका रिवीजन होना ज़रूरी है, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे अपन भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर से कौन कौन से हिमनद आ जाते हैं? तो पहला बात करें तो नाम आ जाता है बड़ा सिगरी आता है, छोटा सिगरी आता है और सोना पानी आता है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। गंगोत्री के बाद में यमुनोत्री आ जाती है, मिलाप आ जाती है और पिंडारी आ जाती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिक्किम के बारे में बात करें तो साथियों एक ही है, जेमू, ठीक है। लद्दाख के बारे में बात करें तो सियाचिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? ये हिमनद माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जब जिक्र होता है तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में? लद्दाख के बारे में। लद्दाख के अंदर से कौन कौन से दर्रे हैं? आपको काराकोरम दर्रा आ जाता है, खारदुंगला आ जाता है, जोजिला आ जाता है, चांगला आ जाता है। ये सारे के सारे दर्रे हैं, लद्दाख के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। पहले ही कंटेंट राइटर के द्वारा इंपॉर्टेंट लगा दिया गया है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें लाडले, तो कौन कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है सिप्पी कला जाता है। और दूसरा बात करें तो कौन सा आता है साथियों?
बड़ा लाचा आ जाता है, रोहतांग आ जाता है। रोहतांग के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा है, यांगजी, दीवान आ जाता है और डेब्सा आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन सा आएगा, मान्ना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग ला आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड के बारे में बात करें तो सिक्किम आता है ना, ये ला भाई सिक्किम। सिक्किम के इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिक्किम में कौन कौन सा आएगा, नाथुला और जेलेपा आपको दर्रा देखने को मिल जाता है। ये नाथुला दर्रा है, ये बहुत बार पूछा गया है, कोई ना कोई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद में बात करें तो अपना अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आएगा, पहला बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है साथियों बॉमडिल आ जाता है, डिफू आ जाता है, सेला, यांगाप याप आ जाता है और दूसरा बात करें तो पाग साड़ आ जाता है। ये सारे के सारे साथियों किस में है, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है। मणिपुर में बात करें तो साथियों एक ही दर्रा आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है तुजू। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की तरफ अपन चलते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थाल घाट, भोर घाट। ये आपके टेस्ट सीरीज में दोनों में पूछे गए हैं, माइनर और मेजर दोनों के अंदर से, और यहाँ तक कि फाइनल में भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो केरल, केरल का एक ही दर्रा आपको देखने को मिल जाता है जो पश्चिमी घाट में जाता है, तो ये याद रखना, ये पाल घाट आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको लिख देता हूँ यहाँ पर से, जैसे आपको PDF फाइल मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ये तो कौन सा होता है साथियों, पश्चिमी घाट का दर्रा है, किसका साथियों, पश्चिमी घाट का लाडले। ठीक है, और ये पाल घाट है, ये किसका जाता है, ये भी पश्चिमी घाट का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब बात करते हैं किसके बारे में लाडले, अपन बात करेंगे भारत का उत्तरी मैदान के बारे में। भारत का उत्तरी मैदान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें से आपको संघन जनसंख्या क्षेत्र वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित माना जाता है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर तक मानी जाती है। विस्तार के बारे में बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है। लंबाई बात करें लाडले तो कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 3200 किलोमीटर। चौड़ाई बात करें तो साथियों कितना आपको देखने को मिलेगा, 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और बात करें साथियों तो भारत का जो उत्तरी मैदान है इसको अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा जाता है साथियों, एक तो आ जाता है भाबर, तराई, जलोढ़ का मैदान। ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये तीनों की तीनों यहाँ पर से लिखी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाबर क्षेत्र क्या है। भाबर के बारे में बात करें देखो साथियों, उसके बारे में क्या होता है, भाबर क्षेत्र है यह कृषि योग्य नहीं होता है। दूसरा बात करें तो शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बात करें तो कभी कभी नदियों द्वारा या फिर इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं, जो जितनी भी नदियां हैं वो सारी यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, जो भी बहती हैं। दूसरा बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है, ये भी याद रखना है। इसकी चौड़ाई बात करें तो साथियों 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये बने होते हैं। दूसरा बात करते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र है साथियों ये जंगली एवं वन्य क्षेत्र माने जाते हैं, और भाबर क्षेत्र के ये दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। ये जो तराई क्षेत्र हैं साथियों नम और दलदली क्षेत्र के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, और भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ पर क्या हो जाती हैं साथियों, प्रकट हो जाती हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जलोढ़ मैदान के बारे में। तो बात की जाए जलोढ़ मैदान के बारे में तो साथियों जलोढ़ मैदान को अपन 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो बांगर आ जाता है, एक खद्दर आ जाता है। बांगर और खद्दर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें बांगर के बारे में। बांगर क्या होता है साथियों, पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित बना होता है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है, याद रखना, और उत्तर ही मैदान विशालतम भाग माना जाता है, ये भी याद रखना। और मर्दा में चूनेदार या फिर चूनेदार जो निक्षेपण है पर कंकड़ पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं खाद्र के बारे में साथियों। खाद्र क्या है, ये जो नवीन जलोढ़ से निर्मित माना जाता है और बाढ़ वाले मैदान में स्थित माना जाता है। इसका जो खाद्र का जो निर्माण होता है साथियों प्रतिवर्ष कंटिन्यू बनता रहता है, जैसे बाढ़ आई दोबारा बन गया, दोबारा बार बार बाढ़ आती रहती है, तो इसका निर्माण होता जाता है। खाद्र क्या है साथियों, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में साथियों, उत्तर भारत के मैदान का सामान्य जो विभाजन है उसके बारे में। सबसे पहले बात करें देखो पंजाब का मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है, गंगा के मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करें साथियों पंजाब का मैदान, तो इसका जो विस्तार होता है वो सिंधु व इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। इसका जो विस्तार है वो ओनली पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा आता है, ये गंगा का मैदान, तो गंगा और इसके सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो इसको ब्रह्मपुत्र और इसके सहायक नदियों द्वारा हो जाता है। गंगा का जो मैदान है साथियों घग्गर और
तीस्ता नदी के मध्य आपको देखने को मिल जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है साथियों ये असम में आपको देखने को मिल जाता है। और ज़्यादा बात की जाए कि ये घग्गर और तीस्ता का नदियों का मध्य कहाँ पर मिलेगा, तो साथियों याद रखना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। आगे बात करते हैं लाडले किसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें देखो सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है साथियों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है साथियों, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेलों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और बात करें साथियों इसके बारे में तो प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग इसका आपको देखने को मिल जाता है। ढाल इसका किस प्रकार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल माना जाता है साथियों पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो विभाजन है उसको 3 भागों में किया जाता है। पहला मध्य उत्तर भूभाग आता, उच्च भूभाग आता है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा आता है, दक्कन का पठार आ जाता है। और तीसरा बात करें लाडले, उत्तर पूर्वी पठार आपको देखने को मिल जाता है। मध्य उच्च भूभाग के बारे में बात करें तो नर्मदा के उत्तर में है। दूसरा बात करें दक्कन के पठार के बारे में तो दक्षिण नर्मदा के दक्षिण में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों अपन किसके बारे में, देखो जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं चल रही हैं, अनेक पठार और पहाड़ियाँ से यहाँ पर से निर्मित माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है साथियों त्रिकोणीय आकृति आपको देखने को मिल जाती है। और ऊंचाई के बारे में बात करें तो 600 से लेकर 900 मीटर तक की ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है लाडले। अब बात करते हैं अपन मालवा के पठार के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके पश्चिम में क्या है, अरावली आपको देखने को मिल जाती है। और पूर्व में बात करें तो साथियों बुंदेलखंड आपको देखने को मिल जाता है। मालवा के पठार के अंदर से आपको काली मृदा देखने को मिल जाती है। इसका जो समग्र ढाल है या फिर बोल सकते हो इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर आपको देखने को मिल जाता है। मालवा के पठार का जो निर्माण होता है साथियों ये लावा के प्रवाह से इसका निर्मित है। ठीक है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, मध्य उच्च भूभाग के बारे में बात करें तो मध्य उच्च भूभाग है साथियों ये नर्मदा नदी के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करें तो दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर आपको देखने को मिल जाती है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी ऊंचाई है साथियों 700 से लेकर 1000 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। मध्य उच्च भूभाग है साथियों, इसका जो ढाल आपको देखने को मिलेगा पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। पश्चिम में चौड़ा है और जो पूर्व के अंदर से आपको थोड़ा सा यह संकीर्ण देखने को मिल जाता है। अधिकांश विस्तार है साथियों इसका जो है मालवा पठार क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। पूर्व भूभाग में बात करें तो साथियों पूर्व भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पश्चिमी सीमा के बारे में जिक्र करें अपन तो पश्चिमी सीमा के अंदर से कौन सा आएगा, अरावली पर्वत आएगा। दक्षिण में बात करें तो सतपुड़ा का पर्वत आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर में बात करें तो साथियों ये विंध्य पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना मध्य उच्च भूभाग के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो बुंदेलखंड है, इसकी जो स्थिति है साथियों कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो निर्माण होता है साथियों ग्रेनाइट और नीस से निर्मित माना जाता है। बुंदेलखंड के पठार के पास में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाती है और लहरदार क्षेत्र ये जो है ये कृषि योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंदर से संघन अपार्जित हैं वो क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में बुंदेलखंड के साथ में बघेलखंड का पठार और देख लेते हैं। ये रहा भाई बघेलखंड का पठार। इसके अंदर से देखो इसका भी जो विस्तार है ये कहाँ कहाँ पर है साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर से बात करें तो उत्तर प्रदेश में झांसी आ जाता है और मध्य प्रदेश में आपको विस्तार आपको देखने को मिलेगा। बघेलखंड का जो पठार है साथियों इसमें मैकाल श्रेणी के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा और ये किससे बना हुआ है, ये ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। बघेलखंड के पठार के पास में साथियों उत्तर में सोन नदी बहती है, ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। पठारों के बारे में चर्चा हो रही है तो कहाँ पर से बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया। अब छोटा नागपुर का पठार और बस्ता, बाद में दक्कन का पठार बसता है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर के पठार के बारे में जब चर्चा होती है तो साथियों सबसे पहले बात करें तो उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, गोडमाना चट्टानों से निर्मित माना जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है साथियों झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार आपको देखने को मिलेगा तथा दक्षिण में रांची का पठार आपको देखने को मिल जाता है।
छोटा नागपुर का जो पठार है साथियों, इसके अन्य नाम है भारत का रूर कहा जाता है, पाटभूमि भी इसको कहा जाता है। ये थोड़े बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन दक्कन के पठार के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें जो लिखा गया है। देखो खनिजों के बारे में बाद में यहाँ पर ज़्यादा देखो खनिज समृद्ध क्षेत्र, लोहा और कोयला आदि यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा बात करें तो उत्तर पश्चिम में सोन नदी आपको बहती हुई दिखती है। और बात करें साथियों देखो यहाँ पर से दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल आपको देखने को मिलती है और बाराकर नदियों का प्रवाह इस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। उत्तर पश्चिम में सोन नदी यहाँ पर से बहती है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर से इसने सीधा कौन सा कर दिया, पश्चिमी घाट कर दिया। क्या दक्कन का पठार नहीं लिखाया गया, फिर भी मैं थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ। देखो यहाँ पर से अपन लिख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, दक्कन के पठार। थोड़ा सा विजिबिलिटी हाई कर देता हूँ, 1 मिनट रुको आप। ये लो भाई, दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं। दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले ये उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर से देखो साथियों बेसाल्ट लावा के अपरदन और अक्षेपण से निर्मित माना जाता है। और पूर्व में इसको पूर्वी घाट आपको देखने को मिल जाता है। पश्चिम और पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती है। दक्कन के पठार के अंदर से पश्चिम में पश्चिमी घाट है वो आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कोई खास है नहीं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसी के बारे में बात करें तो पश्चिमी जो घाट है ये सतत श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला, वर्षा भी इसको कहा जाता है इसके अंदर से। और बात करें तो इसका जो अन्य नाम है सह्याद्री आ जाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दक्कन पठार के पश्चिम में ये माना जाता है। फिर इसकी स्थिति है, औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो 1500 मीटर आपको देखने को मिल जाता है, जो पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा माना जाता है लाडले, ठीक है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है कौन सा, पश्चिमी घाट है, ये भी याद रखना है साथियों। दूसरा बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, याद रखना 2695 मीटर है। अन्नामलई के बारे में बात करें तो साथियों अन्नामलई पहाड़ी के ऊपर ये बनी हुई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से थे साथियों, डोडा बेटा है। ये दोनों की दोनों जो चोटियां हैं इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। या तो आपको स्थिति पूछ लेगा या फिर उनकी ऊंचाई पूछ सकता है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2663 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थिति आ जाती है। दोनों की दोनों साथियों या तो आपसे ऊंचाई पूछेगा या फिर स्थिति पूछेगा या फिर कौन सी पहाड़ी पर है ये पूछ सकता है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और बात करें तो साथियों पश्चिमी घाट के अंदर से जो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल भी माना जाता है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो थाल घाट, भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, ये याद रखना। दोनों के दोनों दर्रे हैं, आपसे पूछ सकता है। पाल घाट दर्रा है, ये केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो साथियों ये सतत नहीं है, मतलब कि नदियों द्वारा खंडित किया गया है। इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो साथियों 600 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है लाडले ये कहाँ से कहाँ तक है, ये महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है, ये याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। दक्षिण पश्चिम में बात करें तो साथियों देखो दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जोबड़ी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में बात करेंगे अपन, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में बात करते हैं, जिसको मेघालय का पठार के नाम से भी जाना जाता है लाडले, ठीक है। सबसे पहले बात करें उत्तर पूर्व पठार का जो या फिर मेघालय का जो पठार है इसका जो विस्तार है साथियों प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग माना जाता है। इसके अंदर से कोयला, लोहा, चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। इस उत्तर पूर्वी पठार के अंदर से बात करें तो साथियों इसमें गारो और खासी जनजातियाँ यहाँ पर से रहती हैं, ठीक है। और बात करें साथियों तो इसके अंदर से क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के मालदा गेप जो राजमहल पहाड़ियों और मेघालय का पठार के विस्तृत है उसको अलग करती है, वो भी याद रखना है, ठीक है। और बात करें तो साथियों यहाँ पर से ये जो उत्तर पूर्व पठार है ये अति अपरदित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और साथियों इसका जो उत्तरी पूर्वी पठार का जो अन्य नाम है इसको कार्बी एंग्लो पठार या फिर उत्तर कदाचार पहाड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है, राजस्थान की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा साथियों। श्रृंखला और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला साथियों ये अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण माना जाता है। इसका जो विस्तार है साथियों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सर्वोच्च जो चोटी है वो राजस्थान के अंदर है साथियों, गुरु शिखर है, याद रखना, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सतपुड़ा पर्वत के बारे में या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में।
सबसे पहले बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर से उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। इसका जो विस्तार है साथियों मध्य प्रदेश के साथ में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। दक्षिण में जो विस्तार है उसमें से ताप्ती नदी बहती है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है साथियों धूपगढ़ देखने को मिलेगी, जो मध्य प्रदेश के पचमगढ़ी में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं लाडले। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो साथियों देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है, ये भी याद रखना है। इसका जो विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाती है। सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेटा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर आपको देखने को मिलेगी और इसकी स्थिति है वो तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाती है। तो पठार कंप्लीट हो गए। पठारों के बाद में साथियों अपन किसके बारे में बात करेंगे, देखो यहाँ पर से भारतीय मरुस्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बात की जाए भारतीय मरुस्थल के बारे में तो साथियों ये मेसोजोइक युग से में समुद्र का हिस्सा माना जाता था, ये भी याद रखना। और अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो यहाँ पर से 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। भारतीय मरुस्थल के अंदर से बहुत कम वनस्पति आपको देखने को मिल जाती है और अत्यधिक वाष्पीकरण की समस्या भी देखने को मिल जाती है। नदियाँ आपातकालीन या फिर कुछ नदियाँ मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं, ये थोड़ी बहुत याद रख लेना है। और भारतीय मरुस्थल की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम आ जाता है साथियों लूणी नदी, जिसको आदि खारी आदि मीठी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल का जो ढाल है ना साथियों वो देखो दो भागों में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें तो उत्तरी भाग है जिसका सिंध की ओर ढाल देखने को मिलेगा, और दक्षिणी भाग जो बात करें देखो कच्छ के रण की ओर देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से जैसे अजमेर के अंदर से जो नदी निकलती है नाग पहाड़ से निकलेगी और वो यहाँ से बहते हुए भारतीय मरुस्थल में और बाद में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर से अपन समझ सकते हैं कि इसका जो दक्षिणी ढाल है वो कहाँ पर आ जाता है साथियों, ये कच्छ के रण की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाडले किसके बारे में, अपन तटीय मैदान के बारे में। तो साथियों तटीय मैदान है इसको अपन दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला आ जाता है साथियों कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान आता है, और दूसरा बात करेंगे अपन पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। पहले बात कर लेते हैं अपन पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तट के मैदान के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो विस्तार है ये गुजरात तट से लेकर केरल तट तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है कौन सा साथियों, ये पश्चिमी तटीय मैदान है वो माना जाता है, याद रखना। ठीक है, और बात करें साथियों जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये मध्य में संकीर्ण है और उत्तर और दक्षिण में थोड़ा सा आपको चौड़ा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं साथियों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, याद रखना। तो फिर किसका निर्माण करेंगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो साथियों ये एंसुरी का निर्माण करती हैं। और बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विभाजन है आपको चार प्रकार से देखने को मिल जाता है, जिसमें से कच्छ और काठियावाड़ का तट मिलेगा जो गुजरात में मिलेगा, कोणार्क तट है वो महाराष्ट्र में मिल जाता है, और दूसरा बात करें गोवा तट गोवा में मिलेगा, और मालाबार तट है वो केरल में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा भाग अपन ने किसके में बांटा था, देखो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान है साथियों ये पश्चिम तट की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो साथियों इसका जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है। पहला बात करें तो उत्तरी सरकार तट आ जाता है, और दूसरा कोरोमंडल तट आपको देखने को मिल जाता है। पूर्वी तट के मैदान के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ की जो नदियाँ हैं ना वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर से पत्तनों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी तट के अंदर से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इसके बारे में भारतीय तट रेखा के बारे में। भारतीय तट रेखा से बात करें तो देखो तट से लगे हुए राज्यों की संख्या है वो लाडले कितनी है, 9 है, और वो 9 राज्य कौन कौन से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में बात करें तो साथियों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आ जाता है। सबसे ज़्यादा किसकी लगेगी साथियों तटीय रेखा, गुजरात की लगेगी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखो सबसे बात करें देखो सबसे जो छोटी तटीय रेखा है वो पुडुचेरी की लगती है, जिसका राज्य गोवा आपको देखने को मिल जाता है साथियों। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा याद रखना, सबसे जो छोटी तटीय रेखा है वो पुडुचेरी की लगेगी, और राज्यों में बात करें तो साथियों गोवा की लगेगी। और सर्वाधिक लंबी सीमा तटीय रेखा है साथियों अपने गुजरात के साथ में लगती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो तट से लगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तट से कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दादर नगर हवेली आ जाती है साथियों, दमन द्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार हैं, ये सारे के सारे हैं, इनकी सीमा लगती है, तटीय प्रदेश हैं ये केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात करें तो तटीय प्रदेश है साथियों या फिर भारत इसको देखो किस प्रकार से बांटा गया है, या फिर बोल सकते हो कि भारतीय तट रेखा को दो भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट बांटा गया।
तटरेखा की लंबाई के बारे में बात करें लाडले तो टोटल कितनी है, तटरेखा की कुल लंबाई आ जाती है 7516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। अगर मुख्य भूमि तटरेखा के बारे में बात करें लाडले तो कितनी आएगी, 5422.6 किलोमीटर आएगी। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। दूसरा बात करें तो द्वीपीय तटरेखा के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2094 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, द्वीप समूह के बारे में। साथियों देखो, द्वीप समूह के बारे में बात करें तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह आपको देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, पहले का तो नाम आ जाता है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। और दूसरा बात करें तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह आता है, जिसको अपना लक्ष्य द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों किसके बारे में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें अपन देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो इसके अंदर से द्वीपों की संख्या लाडले कितनी है, 550 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बात करें इसका विस्तार मिलेगा आपको अराकोनयोमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अंडमान का साथियों इसमें से विभाजन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के जो बीच है उसको क्या कहते हैं अपन, डंकन पास के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बहुत याद रख लेना। एक चीज़ और है साथियों, ये याद रखना, 10 डिग्री चैनल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था आपके टेस्ट सीरीज के अंदर से, जैसे मेरे को याद नहीं कि कौन सी में पूछा गया, लेकिन पूछा गया था। 10 डिग्री चैनल है, इसको लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें तो इसके अंदर से देखो निकोबार द्वीप समूह का विभाजन है वो किस प्रकार से किया रखा है, 2 प्रकार से, कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर से ज्वालामुखी द्वीपों के बारे में बात करें तो आपको 2 मिलते हैं। कौन कौन से हैं लाडले, एक तो आ जाता है बेरन द्वीप है जो अभी फिलहाल क्या है साथियों सक्रिय देखने को मिल जाता है, और दूसरा जाता है नारकोंडम द्वीप है जो अभी फिलहाल क्या है साथियों शांत है। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको लिख रखी हैं। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिखाई गई हैं। फिर भी कुछ बच जाता है तो मैं आपके लिए सॉरी मांगता हूँ साथियों। दूसरी बात करें देखो, मैंने कल परसों एक राजस्थान ज्योग्राफी करवाई थी ना, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर से जो चोटियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ थी वो मैंने नहीं लिख रखी थी, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको खुद याद कर लेना आप। दूसरा बात करते हैं अपन ज्वालामुखी द्वीपों के बारे में, मैंने बता दिया, बेरन द्वीप आता है और दूसरा नारकोंडम द्वीप आपको देखने को मिलता है, जिसमें से एक सक्रिय है और दूसरा शांत आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो साथियों इस द्वीप समूह का जो निर्माण होता है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेलों से निर्मित माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। उस चोटी का नाम आ जाता है साथियों थूलियर आ जाता है, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी बात करें तो कौन से थे साथियों, पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिल जाती है। और सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर से कौन सी देखने को मिलेगी साथियों, ये मिलेगी चैंडल पीक है, ये भी याद रखना। और ये कौन सी की है साथियों, ये याद रखना, ये उत्तरी अंडमान की है। किसकी है लाडले, थोड़ा सा इसको लिख लेना आप। ठीक है, किसकी है, उत्तरी अंडमान की। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले इसकी जो स्थिति है ये केरल तट से लेकर 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में आपको देखने को मिल जाती है। इस द्वीप को अपन क्या कह सकते थे, पहले के बारे में बात करें तो इसका पूर्व का नाम था लकाद्वीप था, मिनिकाय था, और दूसरा बात करें तो अमनी द्वीप आपको देखने को मिल जाता है। विभाजन के बारे में बात करें देखो, सबसे पहले बात करते हैं विभाजन में, अमिनी द्वीप उत्तर में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो देखो साथियों कौन सा था, लकाद्वीप और मिनिकाय द्वीप है, सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे। ये ऊपर वाला उत्तर में है और नीचे वाले दक्षिण में है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो साथियों लक्षद्वीप आपको देखने को मिल जाता है, इसका वर्तमान नाम है जो 1973 से इसको दिया गया था। ठीक है, और ये किससे निर्मित है साथियों, ये प्रवाल निक्षेपण से निर्मित माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। और लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है लाडले, 36 देखने को मिल जाती है। राजधानी बात करें तो करावती इसको राजधानी आपको देखने को मिल जाती है। इस द्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है साथियों कौन सा होता है, एड रोट आ जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकाय और मालदीव के मध्य है। दूसरा बात करें तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित माना जाता है साथियों। और एक वो 10 डिग्री चैनल वाला आपको याद रखना है, 8 डिग्री याद रखना है, 9 डिग्री याद रखना है, 10 डिग्री याद रखना है, तीनों डिग्री आपको याद रखना है।
अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा। आज मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लेने वाला हूं। बहुत सारे साथियों का कमेंट आता है कि अपन लंबी क्लास लेकर आएँ, जैसे मैंने पॉलिटी करीबन 48 मिनट के अंदर से सल्टा दी। तो सीधी सी बात है साथियों, उसके अंदर से आपका रिवीजन हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपको हो सके तो आपको सवाल भी मिलेंगे 100%। आगे बात करें, देखो अपन अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र के बारे में जब जिक्र होता है तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक हिमालय अपवाह तंत्र आता है, दूसरा आ जाता है साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आता है। हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में जब जिक्र होता है तो साथियों इसको भी अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आ जाता है लाड लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जिक्र किसके बारे में कर लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो कहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका जो उद्गम होता है साथियों कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम आ जाता है साथियों, कौन सा आता है, बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका निर्माण होता है, फिर बोल सकते हो कि उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है साथियों 2800 किलोमीटर 880 किलोमीटर आ जाती है, जो भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो साथियों यह भारत में हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें, जैसे सिंधु नदी है तिब्बत में जाती है तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, सिंगी खबान कहा जा सकता है साथियों, और इसको शेरमुख के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके दाएं तट की जो सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सा आता है, देखो गिलगित आ जाती है, गिलगित के बाद में कौन सी आती है, शोक आती है, और शोक के बाद में काबुल आ जाती है। बाएं तट की तरफ अगर बात करें तो साथियों आपको पंचनद देखने को मिलेगा, जिसमें से सतलज, व्यास, रावी, झेलम, और बाद में एक चेनाब है, और साथ में एक जास्कर आ जाती है। ये नदियाँ इसके बाएं तट में मिलेंगी और ये इसके दाएं तट में मिलेंगी, दोनों की दोनों चीज़ें आपको लिखा रखी हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं, जैसे झेलम आ गया, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेंगे। देखो दूसरा बात करें तो यह कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब देखो साथियों अपन झेलम नदी के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। प्रमुख तटीय शहर है वो कौन सा था साथियों, सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है यहाँ पर से श्रीनगर आ जाता है। ठीक है, झेलम नदी का साथियों उद्गम होता है ये पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस झेलम नदी की जो सहायक नदी है साथियों कौन सी आ जाती हैं, उसी के बारे में बात करें तो किशन गंगा आ जाती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो चिनाब नदी में संगम होती है झेलम, ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी का जो उद्गम होता है लाडले, ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें चेनाब नदी का जो अन्य नाम है इसको चंद्रभागा कहा जाता है, और इसकी जो भारत के अंदर से लंबाई है वो 1180 किलोमीटर आ जाती है, ये भी याद रखना है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब है, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपन झेलम के बाद में रावी नदी के बारे में। रावी नदी है साथियों, इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में इसका निर्माण उद्गम होता है। दूसरा बात करें और चेनाब नदी में जाकर इसका संगम हो जाता है। ठीक है लाडले, आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में बहती है कौन सी नदी, रावी नदी। नेक्स्ट नदी का नाम आता है लाडले, कौन सी आती है, व्यास नदी आती है। व्यास नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और कुल्लू घाटी में बहती है, और इसके हरी के पास में सतलुज में संगम हो जाती है। ठीक है, दूसरा बात करें सतलुज नदी के बारे में, तो सतलुज नदी है इसका जो उद्गम होता है साथियों मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और ये सिपलीला के पास में भारत में प्रवेश करती है और पूर्वोत्तर नदी का उदाहरण माना जाता है सतलुज नदी है, याद रखना। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर नदी का उदाहरण कौन सा है, 2-3 नाम दे देगा, तो याद रखना सतलुज नदी है। आगे बात करें तो सतलुज नदी है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं साथियों, लोंगचेन और खबाब कहा जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें देखो किसके बारे में, अपन गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी साथियों किसके बारे में, अपन ये हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां बात कर रहे थे, जिसको 3 भागों में अपन ने बांटा था। एक सिंधु नदी तंत्र था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो साथियों ये पूर्वी अपवाह का उदाहरण माना जाता है, और भारत में सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण कौन सा करता है, गंगा नदी तंत्र करता है। और बात करें साथियों इसका जो उद्गम होता है तो उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री के हिमनद से इसका निर्माण होता है।
प्रारंभ में इसका जो नाम है साथियों भागीरथी होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद में गंगा कहलाने लग जाती है और हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है लाडले? गंगा नदी ही आपको देखने को मिल जाती है। अब इसको दो प्रकार की नदियाँ देखने को मिले, जैसे बाईं तरफ की नदियाँ और दाईं तरफ की नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में साथियों, देखो पहले अपन बाईं तरफ के बारे में बात करते हैं। तो बाईं तरफ में कौन कौन से आएंगे? रामगंगा आ गई, रामगंगा के बाद में गोमती आ जाती है, घाघरा आ जाती है, घाघरा के बाद में बात करें तो साथियों गंडक आ जाती है, कोसी आ जाती है और महानंदा। ये बाईं तरफ की नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। उधर बात करें साथियों तो दाईं तरफ में दो ही नदियाँ मिलती हैं, एक तो यमुना मिलती है और दूसरी सोन मिलती है, ठीक है। और बात करें तो साथियों इसको पद्मा और मेघना भी कहा जाता है, ये अन्य नाम है, याद रखना है। और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर से लिखा गया है और नेक्स्ट आता है साथियों इंपॉर्टेंट है, नहीं पहले से ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंचप्रयाग वाला, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इससे 100% सवाल बनेगा। अभी तक आपकी जितनी भी आपने टेस्ट सीरीज दी है, कोई भी कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज दी होगी साथियों, उससे सवाल 100% बनाया है एग्जाम उसने कंटेंट राइटर के द्वारा। तो सबसे पहले बात करें लाडलो विष्णु प्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग के अंदर से कुछ कुछ नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का होता है। दूसरा बात करें नंद प्रयाग है साथियों, इसमें से अलकनंदा और नंदांकिनी आती है। कर्ण प्रयाग के बारे में बात करें तो साथियों अलकनंदा और पिंडार नदी है, ठीक है। रुद्र प्रयाग के बारे में बात करें तो साथियों कौन कौन सी है? अलकनंदा और मंदाकिनी आती हैं। देव प्रयाग के बारे में बात करें लाडले तो अलकनंदा और भागीरथी हैं, ये याद रखना है। मतलब कि अलकनंदा तो सब में ही बहेगी और आगे वाली आपको याद रखनी है और 100% इससे सवाल बनेगा। आज ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना साथियों, 100% इससे बनेगा। अब बात कर लेते हैं लाडले किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों का विवरण अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन किसके बारे में? यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी है साथियों, इसका जो उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से होता है साथियों। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, कौन सी? ये याद रखना, यमुना नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इस यमुना नदी के अंदर से देखो बाएं तट के अंदर से कौन कौन सी नदियां बहती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बाएं तरफ कौन कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले आ जाती है हिंडन आ जाती है, रिंद आ जाती है और सेगर आ जाती है और दूसरी आ जाती है वरुण आ जाती है, ठीक है। और दूसरे दाएं तरफ के बारे में बात करें तो कौन सी आएगी? चंबल, चंबल के बाद में सिंध आएगी और सिंध के बाद में बेतवा और केन आएगी। ये इसकी नदियां हैं, बाएं तरफ की और दाएं तरफ की हैं, दोनों की दोनों याद रखना है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो इसका जो उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से होता है, याद रखना, ठीक है। और अत्यधिक खड्डों का निर्माण करती है, ये भी याद रखना। और ये यूपी में इटावा में जाकर मिल जाती है, किसमें? यमुना में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में साथियों? गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। इसका जो उद्गम होता है नेपाल हिमालय से इसका निर्माण होता है साथियों, याद रखना। और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें घाघरा नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है साथियों कहाँ से होता है? इसका जो निर्माण होता है फिर उद्गम होता है मोपचा चुंगो हिमनद से होता है, ये भी याद रखना। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं साथियों, तो इसमें से आ जाती है तिला, सेती, सेती के बाद में बेरी और बेरी के बाद में शारदा आ जाती हैं। बिहार में छपरा में जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी का साथियों उद्गम कहाँ से होता है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर से इसका निर्माण होता है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जा सकता है। ये मार्ग बदलने के लिए बदनाम है, ये अपना रास्ता बदलती रहती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो कोसी नदी है साथियों ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण भी माना जाता है और बिहार में भागलपुर में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है साथियों गढ़वाल के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और बात करें तो यूपी के नसीराबाद के अंदर से, सॉरी नजीमाबाद है, ये याद रख, यूपी के नजीमाबाद में मैदान में प्रवेश करती है, ये भी याद रखना है। और बात करें तो साथियों कन्नौज के निकट ये गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाडले किसके बारे में? दामोदर घाटी के बारे में। दामोदर घाटी का जो उद्गम होता है साथियों छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, ब्रंश घाटी में बहती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ें याद रखना है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं साथियों, ये भी याद रखना। दामोदर नदी को कहा जा सकता है और बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहा जा सकता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो दामोदर नदी है इसकी जो मुख्य सहायक नदी है साथियों बराकर आपको देखने को मिल जाती है और हुगली में
मिलान इसका हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, शारदा नदी या फिर सरयू नदी के बारे में बात करते हैं। ये रहा भाई शारदा नदी और सरयू नदी। शारदा नदी का जो उद्गम होता है साथियों मिलाप हिमनद से होता है और कहाँ से, हिमालय से होता है लाडलो। ये भारत नेपाल पर सीमा पर बहती है, ये भी याद रखना है। अन्य नाम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, काली कहा जाता है और चाइक के नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है, तो लाडले याद रखना शारदा नदी या फिर सरयू नदी है वो बहती है। ठीक है, नेपाल में इसका नाम है वो इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। मैंने अब की इस क्लास के अंदर से कुछ कमी नहीं छोड़ी है, मैंने मेरा बेस्ट करने की प्रयास किया है। सोन नदी के बारे में बात करें साथियों तो इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण भी यहाँ पर से होता है। गंगा के दाएं तट के सहायक नदी कौन सी है साथियों, सोन नदी आपको देखने को मिलेगी। और पटना के पश्चिम में आरा में कहाँ पर, गंगा में जाकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं महानदी के बारे में, महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं। महानंदा नदी है साथियों, इसका जो उद्गम होता है दार्जिलिंग के पहाड़ी से होता है, पश्चिम बंगाल में गंगा के अंदर से जाकर इसका संगम हो जाता है और गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रह्मपुत्र की नदियों तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदियों तंत्र के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, चेमायूगढ़ हिमनद से होता है, याद रखना। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये 2 राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। बाएं तट के सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी आती हैं साथियों, दिबांग आ जाती है, दिबांग के बाद में लोहित आती है, लोहित के बाद में बूढ़ी दिहांग आ जाती है और धनसिरी आ जाती है, ये बाएं तरफ की हैं। बात करें दाएं तट के अंदर से कौन सी आएगी, सुबनसिरी आ जाती है, सुबनसिरी के बाद में कामेंग आ जाती है, कामेंग के बाद में मानस आ जाती है और मानस के बाद में संकोच आ जाती है। ये दाएं तरफ की नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसके अन्य नामों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तीनों चारों नाम थोड़े से याद रख लेना। दूसरा बात करें तो साथियों देखो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र में देखो क्या होता है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में जाकर पद्मा में मिल जाती है। पद्मा बोले तो गंगा में जाकर मिल जाती है क्योंकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट पहले ही लगाया गया है, क्यों लगाया गया देखो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद रखना है, आपसे सवाल क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, तो याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। या फिर बोल सकते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। या फिर ये भी कह सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। किसी भी प्रकार से सवाल बन सकता है तोड़ मोड़ कर, तो आपको याद रखना है, तो पहले इसको इंपॉर्टेंट लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुबनसिरी नदी के बारे में। सुबनसिरी का नदी का जो उद्गम होता है लाडले कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, ये भी याद रखना है। अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश असम में इसका परवा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसको पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाडले किसके बारे में, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। पहले अपने पढ़ ली किसके, जितनी भी अपन ऊपर नदियां पढ़कर आए हैं हिमालय अपवा तंत्र कर पढ़ के आए हैं, जिसमें से सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र था और ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। अब जो चर्चा करने वाले हैं लाडले किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अपन 2 भागों में बांट लेते हैं लाडले। एक तरफ अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। ठीक है, तो बंगाल के अंदर से कौन कौन सी, देखो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिर, उसमें आ जाती है देखो महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है और कावेरी आती है। उसी प्रकार से बात करें देखो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महानदी के बारे में बात करते हैं। देखो महानदी का जो उद्गम होता है सबसे पहले कहाँ से होता है साथियों, इसका जो उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के अंदर से होता है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर से, सिहावा की पहाड़ी से होता है, याद रखना है। इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है।
इसका अपवा क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है साथियों? तो याद रखना इसका जो अपवा क्षेत्र है वो 2 राज्यों में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो देखो इसके बाएं तरफ की नदियां और दाएं तरफ की नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बाएं तरफ की नदियां। बाएं तरफ की कौन कौन सी हैं? शिवनाथ आ जाती है, शिवनाथ के बाद में साथियों हंसदेव आती है, मंद आती है और ईव आती है। दाएं तरफ के बारे में बात करें तो जोक आती है, ओंग आती है और तेल आती है। ये दोनों बाएं तरफ और दाएं तरफ थोड़ा सा याद रह जाए इसलिए आपको लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लाडले गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है साथियों। गोदावरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है साथियों ये सदस्य प्रपात की रचना करती है। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? लाडले गोदावरी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बाएं तरफ की नदियां और दाएं तरफ की नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी आती हैं? उसमें से सबसे पहले नाम आता है पेनगंगा का, वेनगंगा का, वर्धा, प्रणहिता, सबरी, इंद्रावती आते हैं। ये सारी की सारी जो है नदियाँ ये बाएं तरफ की नदियाँ हैं। दूसरा बात करें तो साथियों अपन दाएं तरफ की नदियों के बारे में। दाएं तरफ की नदी में कौन कौन सा आएगा? देखो परवरा आ गया, परवरा के बाद में मूल आ जाता है और इसमें आता है दूसरा कौन था? पेड़ू वागू आ जाता है और मेनर आ जाता है। ये सारी की सारी बाएं तरफ की नदियाँ और दाएं तरफ की नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन करसना नदी के बारे में। करसना नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो करसना नदी है इसका जो उद्गम होता है तो कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर जाती है, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है, ये भी याद रखना है। इसके बाएं तरफ की नदियाँ और दाएं तरफ की नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बाएं तरफ की नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? भीमा आ गई, मूसी आ गई और मुनेरू आ जाती है। दाएं तरफ के बारे में बात करें तो कौन कौन सी? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा आपको देखने को मिल जाती हैं। इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं लाडलो। आगे किसके बारे में बात करेंगे अपन? कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी के बारे में जिक्र करते हैं तो देखो साथियों सबसे पहले इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो साथियों इसका जो उद्गम होता है ये ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं, कोडांगू जिला कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। इसका जो अपवा क्षेत्र है तो उसको कहाँ से होता है? केकेटीपी से होता है, मतलब कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडुचेरी से इसका अपवा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। कावेरी नदी के ऊपर से सबसे बड़ा जलप्रपात, मतलब कि सबसे बढ़िया जलप्रपात है वो देखने को मिलेगा, शिव समुद्र जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करें इसकी लंबाइयों के बारे में तो 800 किलोमीटर आपको लंबाई देखने को मिल जाती है। ऐसा कोई पढ़ाता कि मेरे साथी? आप मेरे को कमेंट करके बताना। पहले से ही आपको कंटेंट राइटर के द्वारा अलग लिख दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो इसके अंदर से बाएं तरफ की नदियाँ और दाएं तरफ की नदियाँ। बाएं तरफ की नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी आती हैं? हेमावती, सिमसा और अकरावती आती हैं। दाएं तरफ के बारे में बात करें तो कौन सी आती है? काबिनी, भवानी और अमरावती आती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी है उसके बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है लाडले कहाँ से होता है? ये अमरकंटक के पठार से उसका उद्गम होता है, जवान नदमुख का निर्माण करती है। बहाव बात करें तो विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखना है। यहाँ पर से जबलपुर के निकट एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, याद रखना। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो लाडले याद रखना है नर्मदा नदी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना, और अरब सागर में जाकर ये विलीन हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी लंबाई है वो 1312 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ताप्ती नदी के बारे में। कौन सी नदी आ गई लाडले? ताप्ती नदी आ गई। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है साथियों कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश के बेतलू जिला मुल्तई से इसका उद्गम होता है। अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। जवान नदमुख का निर्माण करती है, याद रखना है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवान नदमुख का निर्माण नहीं करता? तो ये याद रख लेना, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखो ये जो ताप्ती नदी है ये जवान नदमुख का निर्माण करती है और पश्चिम की ओर बहाव बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
देखो साथियों, कंटेंट राइटर के द्वारा इतना काम किया गया है कि आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज दी है ना अभी तक, जितनी भी आपने अलग अलग कोचिंगों की, उनमें से सारा के सारी चीज़ें आपको इसके अंदर से मिल जाएंगी। और जितने भी आपने PYQ लगाए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, देखो नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर हैं उनके बारे में। अब देखो सबसे पहले बात करें अपन गंगा नदी। गंगा नदी के पास में किनारे के कौन कौन से शहर आपको देखने को मिलेंगे? हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, ठीक है, बाद में कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया। दूसरा बात करें यमुना के पास में, तो यमुना में नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा आ जाते हैं। कृष्णा नदी में विजयवाड़ा आ जाता है और मूसी नदी के पास में हैदराबाद आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें गोदावरी आ जाती है। गोदावरी के पास में कौन कौन से मिलेंगे? नासिक मिल जाएगा, नांदेड़ मिल जाएगा, राजमुंदरी मिल जाएगा। रामगंगा के पास में बात करें तो साथियों कौन सा मिलेगा? बरेली मिल जाता है। राप्ती के पास में गोरखपुर मिलेगा, सरयू के में अयोध्या मिलेगा और गोमती में लखनऊ मिल जाता है। सिंध में लेह मिल जाता है, झेलम में श्रीनगर मिल जाता है, सतलज में लुधियाना मिल जाता है। साबरमती में अहमदाबाद और गांधीनगर देखने को मिलता है। ताप्ती में बात करें तो सूरत और बैतूल मिल जाता है। स्वर्ण रेखा में जमशेदपुर मिल जाता है। महानदी में कटक मिलेगा, चंबल में कोटा मिलेगा, ब्रह्मपुत्र में गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में देखने को मिलेगा। शिप्रा में बात करें तो कौन सा मिलेगा साथियों? उज्जैन मिल जाता है, ठीक है। और एक नर्मदा और है, नर्मदा के पास में आपको जबलपुर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़े बहुत कभी कभार पूछ लेता है तो याद रख लेना। आगे बात करते हैं, देखो भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें, देखो इंपॉर्टेंट पहले लगाया गया है तो कम से कम कंटेंट राइटर की मेहनत को तो आप अप्रिशिएट किया करो, आपके लिए कितना लिख कर लिख देता है और कितना आपके लिए करता है, ठीक है। और इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ साथियों, आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जितने भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं उनसे पढ़ लेना। MCQ से जो पढ़ रहे हो तो उसमें आपका कल्याण बहुत कम होता है, ना ही उसका कंप्लीट रिवीजन हो पाता है, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी सिलेबस हैं, जितना भी आपके जो वो हैं विषय हैं, सारे विषयों का अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद में अपन मैं ये ले रहा हूँ कि आपको या तो प्राचीन भारत का रिवीजन कर लेते हैं या फिर अपना मध्यकालीन भारत है उसका रिवीजन कर लेंगे, या फिर अपना पास में कंप्यूटर का रिवीजन कर लेंगे। कंप्यूटर का रिवीजन अपन करेंगे इसलिए आपके पास में 30 नंबर हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद में अपन कंप्यूटर की क्लास लेकर आएँ साथियों। और सेम टू सेम अपन ऐसे ही पढ़ेंगे साथियों। कंप्यूटर के जो नोट्स होंगे वो भी अपन एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शिव समुद्र जलप्रपात का। ये कौन सी नदी के पास में? शरावती नदी के पास में जाता है और इसका जो संबंधित राज्य है वो कर्नाटक आपको देखने को मिलता है। धुआंधार जलप्रपात है कौन सी नदी पर? लाडले, ये नर्मदा पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास में। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है? दूध सागर, ये कौन सी प्रति है? मांडवी नदी के ऊपर है साथियों। ये गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ये थोड़ा सा याद रखना। कपिलधरा, कपिलधरा के बाद में दुग्धधरा हैं, 2 जलप्रपात हैं, दोनों के दोनों नर्मदा नदी में है और मध्य प्रदेश पर हैं। चूलिया जलप्रपात है, अपने राजस्थान का है, चंबल नदी के ऊपर है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है साथियों? दूसरा आता है हुडरू जलप्रपात आता है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड रांची पर है। दूसरा बात करें चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़ बस्तर में। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है साथियों? जोगा और गोर सोपा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है? कोची कलाता है जो वराही नदी पर है, कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे जलप्रपात हैं तो पूछ सकता है आपसे। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झीलों में बात करें तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा आता है? बेमनाड़ और अष्टमुंडी आता है तो एक केरल में है। चिल्का झील है साथियों उड़ीसा में है। वुल्दर जम्मू कश्मीर में जाती है। पुष्कर अपने राजस्थान में देखने को मिल जाती है। सांबर भी राजस्थान में मिलेगी। लोकटक मणिपुर में देखने को मिल जाती है। कोलेरू बात करें आंध्र प्रदेश में। पुलिकट बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। पेरियार है ये केरल में मिलेगी। चिल्का उड़ीसा में मिल जाती है और डीडवाना है साथियों कहाँ पर आपको राजस्थान में मिल जाती है। ये मेन जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में अपन ने यहाँ पर से चर्चा की। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन किसके बारे में? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरी तरफ से, एग्जामिनर उसके द्वारा तो नहीं लगाया गया पर आप लगा लो इसको इंपॉर्टेंट। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से सवाल 100% बनता है। सबसे पहले बात करें साथियों, नाम आता है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। दूसरा बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना है, सतलज नदी पर है साथियों, ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना है ये कावेरी नदी पर बनी हुई है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में बात करें लाडले कृष्णा नदी में है और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना के बारे में बात करें तो महानदी पर है, ओडिशा में है। इडुक्की परियोजना के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में है। दूसरा बात करें तो कौन सा आती है? मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी के ऊपर बनी हुई है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा बात करें तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा बात करें तो कौन सा आती है साथियों? दूसरा जाती है कौन सी?
पोचमपाद परियोजना जो गोदावरी नदी पर है बनी हुई है साथियों, तेलंगाना में है। रिहंद परियोजना की बात करें तो रिहंद उत्तर प्रदेश में है। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है जो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़े बहुत याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्षा के बारे में। देखो सबसे पहले बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, 80%। याद रखना, ये हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो 1 जून से केरल में प्रवेश करता है। इसकी 2 शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा साथियों ये जून से सितंबर तक चलती है, ये अभी हाल ही में चल रही है ना, वो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा के बारे में। उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा है साथियों, इसको लौटता हुआ मानसून कहा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और नवंबर में तमिलनाडु में इसकी वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बर वर्षा के बारे में। बात करें तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आम पकाने के लिए में सहायक होती है, कर्नाटक और केरल में होती है। मानसून पूर्व वर्षा ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं शीतकालीन वर्षा, जिसको क्या कहते हैं साथियों, माउट कहते हैं क्या। शीतकालीन वर्षा के बारे में बात करें तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये होती है और उत्तर पश्चिमी भारत में ये वर्षा होती है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं अपन काल बैसाखी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, पहले ही लगा रखा है तो याद रख लेना साथियों। ये बैसाख महीने में होती है, असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षायुक्त पवनों के कारण। ठीक है। दूसरा बात करें, देखो जो काल बैसाखी वाली वर्षा है इसको अपन क्या कह सकते हैं कि असम में से बारदोली छिड़ा कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसको, याद रखना, बारदोली छिड़ा कहा जाता है। दूसरा बात करें तो काल बैसाखी है, ये क्या है, चाय पटसन और चावल के लिए लाभदायक मानी जाती है। बात करते हैं अपन लू के बारे में। बहुत बढ़िया क्या होती है, खराब होती है साथियों, शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवन मानी जाती है। इसको याद रखना। दिल्ली पटना के बीच में तीव्रता अधिक होती है, ये याद रखना है। इसकी जो तीव्रता है वो दिल्ली और पटना के बीच में सबसे ज़्यादा तीव्रता आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में साथियों, फूलों की बौछार के बारे में। याद रखना, केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, कहवा के लिए फूल खिलने की में सहायक मानी जाती है। आगे बात करते हैं अपन मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले नाम आता है काली मृदा के बारे में। काली मृदा का जो निर्माण होता है साथियों, बेसाल्ट लावा के अक्षरण और अपरदन से होता है। अन्य नाम इसका है रेंगूर कपास की मिट्टी, और दूसरा ट्रॉपिकल चेंजोर्जम इसको कहा जा सकता है। ठीक है। ये जो मृदा है साथियों, ये स्वतः जुताई वाली मृदा भी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसका जो अधिकता है, इसमें से लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, और साथ ही बात करें तो कौन कौन सा आता है साथियों, इसमें आ जाता है एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम के बाद में साथियों कौन सा आएगा, MgCO3 बोले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इसके अंदर से देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से कमी किस किस की होती है साथियों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और जैविक पदार्थों की इसके अंदर से कमी देखने को मिल जाती है। काली और बात करें साथियों इसके अंदर से, देखो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में या फिर लेटेराइट मिट्टी के बारे में। इसका जो निर्माण होता है साथियों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण इसका निर्माण होता है। ये जो लेटेराइट मृदा है ये कम उर्वरकता इसके अंदर से देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से होता क्या है, अधिक लोहा ऑक्साइड होता है और साथ में ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसके अंदर से कमी किस चीज़ की होती है, लेटेराइट मृदा के अंदर से तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और कैल्शियम और जैविक जो पदार्थ होते हैं उसकी कमी आपको देखने को मिल जाती है। लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आसाम में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण होता है। इसमें से पोटाश की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, ये भी याद रखना है, और देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर यह पाई जाती है। कमी किसकी होती है, इसमें से फास्फोरस की कमी होती है साथियों, और अधिकता किसकी होती है, इसमें से पोटाश की अधिकता आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल और पीली मृदा का जो विस्तार है या फिर क्षेत्र है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है। इसमें से महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि में पाई जाती है। ये लाल पीली मृदा है साथियों, ये जल योजित होने पर क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। इस मृदा के अंदर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी आपको देखने को मिल जाती है। मृदा के बाद में चर्चा करते हैं अपन किसके बारे में, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो भारत में वनों के प्रकार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वनों के बारे में चर्चा करते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल में पाया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।
ठीक है। इसके अंदर से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, एबनी और एबोनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो वर्ष भर क्या होते हैं साथियों, ये हरे भरे दिखाई देते हैं, ये याद रखना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम किसका जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको मानसूनी वन कहा जा सकता है, जिसके अंदर से वर्षा क्षेत्र कितना है? 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है लाडलो, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जाता है कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा जाता है शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं अपना आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। लिखा होगा ना यहाँ पर से, ये लिखा गया। आर्द्र पर्णपाती वन है, ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी राज्य आ जाते हैं, जिसमें से हिमालय के गिरिपद आ जाते हैं, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, जिसमें से ओडिशा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों के अंदर से सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला क्षेत्र वाले पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में। शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर से वर्षा वाला क्षेत्र कितना है? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है आपको उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर से पाया जाता है। पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जिसमें से तेंदु, पलाश, बेल, खेर आदि पाए जाते हैं। तीसरा बात करते हैं अपन किसके बारे में? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष वन के बारे में बात करते हैं। इसमें से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में पाए जाते हैं। अब इसमें से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर से वृक्ष कौन कौन से होते हैं? बबूल, खेर, खजूर, खेर के बाद में खेर आ जाता है, और नीम, खेजड़ी, पलाश, ये सारे के सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा कौन सा आ गया? पर्वतीय वनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है साथियों, हिमालय पर्वत और दक्षिणी भारत में के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। मौन रूप से बात करें तो देखो इसके अंदर से क्या होगा? नीलगिरी आ जाएगा, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ उन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कौन सा आता है? नाम आ जाता है वेलाचल्ली और अनूप वनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो विस्तार है साथियों 6774 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। आर्द्र भूमि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं अपन भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें अपन यूपी के अंदर से, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ? थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया पाई जाती हैं। बिहार के बारे में बात करें तो असुर, बिरहो, खरिया, कोरवा पाई जाती हैं। झारखंड के बारे में बात करें तो उराव, हो, बिरहो, खरवार, असुर और भूमिज पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो साथियों कौन कौन सी? कोरवा, कमार, सहरिया, बेगा ये पाई जाती हैं। ठीक है। और कौन सा बच जाता है साथियों? उसके बारे में बात करें तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो मील, भीणा, सहरिया, गरासिया, दामोदर, पटेलिया ये पाई जाती है। उत्तराखंड में बात करें तो साथियों भोटिया, थारू और ये बुक्सा ये पाई जाती है। तमिलनाडु में बात करें तो कोटा आएगा, कोटा के बाद में कौन सा आएगा? पनियन आएगा, टोडा आएगा। ठीक है। उड़ीसा में बात करें तो कौन सा आएगी? बिरहोर, जुहांग, बोडो आ जाती है। कर्नाटक में बात करें तो कुरुबा आ जाती है, कुरुबा में कोरगा आ जाती है और जेनु आ जाती है। गुजरात में बात करें तो सिद्धि आ जाती है और कोतवाली आ जाती है, ये पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में टोडो, लोथा पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बात करें साथियों कौन कौन सी पाई जाती हैं? देखो ये पाई जाती हैं यहाँ पर से अंडमान निकोबार द्वीप ये आ गया। इसमें से आएगा सेम्पोन, जारवा, चेटली, ओगो और ग्रेट अंडमान ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं देखो भारत की प्रमुख जनजातियाँ और निवास क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भील हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। गौड़ के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक में पाए जाते हैं। गद्दी के बारे में बात करें तो ओनली हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संथाल के बारे में बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाया जाता है। बाद में बात करें तो मुंडा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, त्रिपुरा में पाया जाता है। कोरबा के बारे में बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोल के बारे में बात करें तो कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। ये थोड़े बहुत हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं अपन भारत की जो कृषि है उसके बारे में बात करें। देखो भारत का जो विभाजन है वो 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें से देखो मिश्रित कृषि का होती है, जिसमें से कृषि और पशुपालन दोनों साथ में किया जाता है। एक आती है तो अंतर फसली खेती, जिसमें एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना होता है, उसको कहा जाता है। एक मार्ग के बारे में बात करें तो साथियों क्या होता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का जो प्रमाण वाला होता है उसको कहा जा सकता है। अब बात करते हैं देखो भारत में जो झूमिंग कृषि के क्षेत्रों के नाम से हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें झूम के बारे में। ये सारे के सारे क्या साथियों भारत में झूमिंग कृषि क्षेत्रों के नाम आ जाते हैं। जैसे झूम कहाँ कहाँ पर कहेंगे? देखो उत्तर पूर्व भारत, असम, मेघालय, मिजोरम में कहा जाएगा। पामलू कहाँ पर किया जाएगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मणिपुर में कहा जाएगा। दीपा है ये छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में जाता है।
पोंडू और पेंडा के बारे में बात करें तो साथियों ये कहाँ पर जाता है, यह आएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा बात करें पेमा टाबी वाला, पेमा टाबी, कोमान या फिर बरिंगा, ये कहाँ पर कहेंगे जाएंगे साथियों, ओडिशा में कहे जाएंगे। कुमारी के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट आ जाता है। वालरे के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ पर आएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। खिल के बारे में बात करें तो हिमालयन जो क्षेत्र है उसमें कहा जाता है। कुरवा के बारे में बात करें तो साथियों झारखंड में कहा जाता है, ठीक है। कुछ विशेष हैं ये, इनको पढ़ लेना कभी कभार, वैसे तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, ये अलग लिखाए गए हैं। आगे बात करते हैं अपन खनिजों के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सबसे पहले बात करें, देखो सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं। ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, अवसादी शैलों से मिलते हैं। याद रखना, छोटा नागपुर भारत का सब रूर कहा जा सकता है, ये भी याद रखना है। अब प्रमुख खनिज संस्थान के बारे में बात करते हैं। देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, किसी की देखी हुई नहीं तो मेरे साथ चल लेना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उदयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। भारतीय खान ब्यूरो, ये नागपुर में आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर में आपको देखने को मिल जाती है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र है वो धनबाद में आपको देखने को मिल जाती है। एक और बच जाता है जिसमें से खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है, ये कहाँ पर है लाडले, नागपुर में आपको देखने को मिल जाता है। अब इनको अपन अलग अलग भागों में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो लोहा खनिज के बारे में बात करते हैं। लोहा खनिज के बारे में बात करें तो लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भागों में पाया जाता है। लोहा अयस्क होता है साथियों, ये 4 प्रकार का अयस्क होता है, जिसमें से हेमेटाइट होता है जिसको Fe2O3 कहा जा सकता है। इसमें लोहे का ऑक्साइड कहते हैं साथियों, जो लाल गेरुआ रंग का होता है। दूसरा साथियों मैग्नेटाइट होता है साथियों, लाइमोनाइट आता है और सिडेराइट होता है। ये 3 अयस्क हैं, 4 अयस्क हैं, इनको बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें तो ये मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाए जाते हैं। अब लोहा अयस्क का प्रादेशिक विवरण है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें तो देखो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ओडिशा। ओडिशा में देखो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना साथियों, ठीक है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले बात करें तो ओडिशा में मिलेगा मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ क्षेत्र मिल जाता है। और क्योझर जिले के किरुबरू और सुंदरगढ़ जिले के मालगंग, टोडी, कडारा पहाड़ में मिलता है। दूसरा बात करें साथियों कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक में कौन कहाँ पर मिलेगा, बेल्लारी आ गया, चित्रकूट आ गया। चित्रकूट के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, चिक्कमगलूर आ जाता है। और बाद में बात करें तो बाबा बुदुन की पहाड़ी मिल जाता है और धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा ये राजनांदगांव आ जाता है, बेला डेला सिरने आ जाता है, इन क्षेत्रों में मिल जाता है। झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में कहाँ कहाँ पर मिलेगा लाडले, इनके बारे में बात करें तो देखो झारखंड में मिलेगा नोआ मुंडी में मिलेगा, डोल्टनगंज में मिलेगा और सिंहभूमि जिला में मिल जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो देखो आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर मिलेगा, करसना, कुर्नूल, कुडप्पा, नेल्लोर क्षेत्र में मिलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो पीपलगांव, असोल, देवलगांव, सूरजगढ़ आ जाता है, इनमें देखने को मिल जाता है। अब बात करें देखो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रमुख खनिजों के प्रमुख खाने और राज्यों के बारे में पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन सी खान कौन से के लिए फेमस मानी जाती है। सबसे पहले बात करें तो मैग्नीज के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले ओडिशा की देख लेते हैं कौन कौन सी आएंगी। देखो क्योझर आएगी, सुंदरगढ़ आएगी, क्योरपुट आएगी, ये आएंगी। दूसरा बात करें महाराष्ट्र में भंडारा जाती है, भंडारा के बाद में नागपुर और द्योति तिरोडी आ जाती है। मध्य प्रदेश में बात करें तो भालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास में मिलती हैं। तांबा के बारे में बात करते हैं अपने राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कहाँ पर है, खेतड़ी सिंघाड़ा में मिलता है, ठीक है। दरीबा, देवलवाड़ा और कोलीवरा और दरीबा अगुचा में मिलता है। झारखंड के बारे में बात करें साथियों, झारखंड में बात करें तो मौसाबानी, राखा, धोबानी, इनमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइड के बारे में। तो बॉक्साइड में ओडिशा में बात करते हैं। देखो ओडिशा में कौन कौन से आते हैं, कालाहांडी जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो कोरपुट जिले में पाया जाता है। दूसरा गुजरात में बात करें तो भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिले में पाया जाता है। झारखंड में बात करें तो कौन कौन सा मिलता है साथियों, झारखंड में आ जाता है लोहरदंगा, नेहतरा, पठारा जाता है, ठीक है। क्रोमाइट के बारे में बात करें तो ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो ये सारे के सारे आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएंगे PDF फाइल। आगे बात करते हैं देखो अपन किसके बारे में, कोयले के बारे में। कोयले के बारे में बात करें तो इसमें से 4 प्रकार की किस्में आती हैं जो कार्बन के आधार पर इसको विकसित किया जाता है। कौन कौन सी होती हैं, एंथ्रेसाइट में जो कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा पाई जाती है 90 से 93% पाई जाती है। बिटुमिनस आता है जिसमें से 55 से 80% पाई जाती है। लिग्नाइट होता है वो 40 से 55% पाई जाती है। पीट आता है वो 40% कम आपको देखने को मिल जाता है। देश का जो 90% कोयला है गोंडवाना से निकला जाता है जो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो
नेक्स्ट आता है लिग्नाइट कोयले के भंडार व उत्पादन तमिलनाडु में है। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं, देखो राज्य और कोयला क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन सा कहाँ पर कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मिलेगा साथियों, सबसे पहले बात करें तो सोनहट मिलेगा, सोहागपुर मिल जाता है, कोरबा मिल जाता है, तातापानी, राम कोला में मिलता है। झारखंड के बारे में बात करें तो रानीगंज, झरिया, डाल्टेगंज मिलता है, देवघर मिलता है और उत्तरी कर्णपुर में मिलता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो सिंगरौली, सोहांगरपुर आता है और उमरी आ जाता है। उड़ीसा में बात करें साथियों, उड़ीसा में कहाँ पर मिलेगा, तलचर, ईब नदी में मिलेगा। असम में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, मिकरी पहाड़ी और सिंगमारी में मिलेगा। सिक्किम में बात करें तो रंगीत घाटी में मिलता है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो रानीगंज, बारजोरा और बीरभूमि मिलेगा। ठीक है। मेघालय में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, देखो ये रहा मेघालय। मेघालय में कहाँ पर मिलेगा, मेघालय में बात करें तो खासी पहाड़ी में मिलेगा और बापू में मिलेगा, और साथ में बात करें तो साथियों सिरजू में मिलेगा। दूसरा बात करें तो तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरौली में मिलेगा। ये सारे के सारे साथियों क्या हैं, कोयला क्षेत्र हैं, इन राज्यों के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन प्राकृतिक गैस क्षेत्र के बारे में। प्राकृतिक गैस क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन सा आएगा, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर मिलेगा साथियों, देखो जगतिया और घोंगा में मिलेगा। तमिलनाडु में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, मंगम डम मिलेगा और अवाड़ी में मिलेगा। ठीक है। और त्रिपुरा में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, बरानूरा में मिलेगा। ठीक है। असम में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, असम में जाता है नहरकटिया के बाद में मोरान क्षेत्र में मिलेगा। राजस्थान में बात करें तो साथियों अपने राजस्थान में दो जगह आपको देखने को मिल जाता है, बाड़मेर हो गया और चरसवाला हो गया। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो साथियों कहाँ पर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में नानचिक और मियाओ पुंग में मिलेगा। और दूसरा बात करें तो जो करसना और गोदावरी बेसिन है, इस क्षेत्र में भी आपको प्राकृतिक गैस के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। भारत के कच्चे खनिज तेल के क्षेत्र में वो आपको 3-4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे साथियों, देखो भारत के कच्चे तेल उत्पादक के 4 क्षेत्र मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले बात करें तो कौन सा है, लाडले ब्रह्मपुत्र घाटी जो सबसे पुराना है, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी तट और चौथा जाता पूर्वी तट। इन चारों चीज़ों को याद रख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अपन भारत की प्रमुख रिफाइनरियों के बारे में, जिसको आपको रटना नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है दिमाग में। सबसे पहले बात करें तो असम के अंदर से डिगबोई रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना 1901 में की जाती है। गुवाहाटी की जो स्थापना 1962 में की जाती है। बोगई गांव है, ये कहाँ पर इसकी स्थापना होती है, ये 1979 में होती है। और दूसरा आ जाता है साथियों कौन सा, नुमालीगढ़ आ जाता है, ये इसकी जो स्थापना होती है 1999 में होती है। ये प्रमुख रिफाइनरी हैं, ये याद रखना, असम में है। तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से आएगा साथियों, आपको 2 ही मिलेंगी। एक का नाम मिलेगा मनाली, जिसकी स्थापना होती है 1969 में होती है। दूसरा बात करें तो नागपट्टिनम होता है, जिसकी स्थापना 1993 में होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, महाराष्ट्र के अंदर से मुंबई टर्बो, जिसकी स्थापना 1954 में होती है। एक मुंबई दोबारा टर्बो होती है, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। आंध्र प्रदेश बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो रिफाइनरियाँ हैं विशाखापट्टनम और तातीपाका है, जिसकी स्थापना विशाखापट्टनम वाले की 1957 में होती है, तातीपाका की 2001 में होती है। केरल में बात करें तो कोच्चि वाली बन जाती है, जिसकी स्थापना 1966 में होती है। ओडिशा में बात करें जिसकी स्थापना 2016 में होती है, जिसका नाम आ जाता है साथियों पारादीप आता है। पश्चिम बंगाल में बात करें जिसकी स्थापना 1975 में होती है, जिसका नाम आता है हल्दिया। ठीक है। यूपी में बात करें, देखो यूपी में कौन सा आएगा, यूपी में आ जाता है मथुरा, जिसकी स्थापना 1982 में होती है। हरियाणा में बात करें तो पानीपत आ जाता है, जिसकी स्थापना 1998 में होती है। बिहार में बात करें तो साथियों बरौनी आ जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में होती है। कर्नाटक में बात करें तो मंगलोर आ जाती है, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। और गुजरात में बात करें तो कोयली, जिसकी स्थापना 1965 में होती है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, प्रमुख इस्पात संयंत्रों के बारे में। पहले से ही इसको इम्पोर्टेंट लगाया गया है, तो मेरी तरफ से भी दोबारा से इम्पोर्टेंट लगा दिया जाता है। 100% इससे सवाल बनता है। सबसे पहले बात करें साथियों, भिलाई प्रमुख इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1955 में की जाती है छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना 1959 में होती है, जर्मनी में की जाती है। ठीक है। दुर्गापुरा में बात करें तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की जाती है, ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में। बोकारो के बारे में बात करें तो बोकारो इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना झारखंड में की जाती है। ठीक है। 1964 में की जाती है और रूस में है, रूस की सहायता से की जाती है। ये तीनों चारों चीज़ें हैं, इनको रट लेना घोड़कर, 100% इससे सवाल बनता है। और साथियों इसी के साथ में आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो टॉपिक हैं, उनका यहाँ पर से कंप्लीट रिवीजन हो जाता है साथियों।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट राइटर को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आज क्लास थोड़ा सा डिले हो गई, मेरे को कोई काम हो जाने के कारण ये क्लास आपको डिले मिल रही है। आगे से जो क्लासेस मिलेंगे आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली हैं। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।